हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब दोबारा से गर्मी हो चुकी है। मतलब पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ठंड हो गई थी, अब दोबारा से मौसम चेंज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का मौसम, बट एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक पे। बेसिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ना कई बार अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ तो पता ही होगी सबको, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ पता है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती वो सबको पता है। जो आपको चीज़ पता है वो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे भी पता होगी, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमको बेसिक चीज़ें होती है, बट हमें ऑब्वियसली जब कभी सुना ही नहीं है तो हमारे लिए वो बेसिक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है मुझे जो चीजें कई बार बेसिक लगती है वो आप लोगों को, जहाँ कई लोगों को नहीं पता होंगी। तो जैसे कि मुझे कई क्वेश्चन भी आए थे, आज हम सिंपल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि पीआर कैसे लेते हैं कनाडा में, कौन कौन से तरीकों से पीआर लेते हैं, पीएनपी क्या होती है। क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि पीएनपी यहाँ की ले लो, यहाँ पे पीएनपी इजी मिल रही है यहाँ की प्रोविंस पे। बट कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कई लोगों के, नॉट एवरीबडी, कि पीएनपी और पीआर मतलब जैसे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है। कई लोगों के दिमाग में आता है कि यार पीएनपी क्यों चाहिए मुझे, मतलब मैं सिंपल कोई तरीका बताऊंगी जिससे मैं पीआर ले लूं। मतलब सिंपलेस्ट वे, जो हम शुद्ध हमारी हिंदी भाषा में, मतलब सबसे आसान तरीका, आसान नहीं मतलब सबसे सिंपल, सिंपल बोल सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका कि हम पीआर कैसे ले सकते हैं कनाडा में। ठीक है, तो क्या प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट, वो चीजें बात नहीं करेंगे। सिंपल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है पीआर का, वो बात करेंगे। कि बहुत सारे पीआर लेने के तरीके हैं, कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं पीआर लेने के, वो चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, किसी बात को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर मेरे साथ अगर कोई और वैसे भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डेफिनेटली ऑलवेज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मुझे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए जी, अब बात करते हैं कि पीआर लेने के सबसे पहले तो तरीके कौन से होते हैं, इंडिया से या किसी और कंट्री से, या फिर इनसाइड कनाडा से। क्योंकि आप ये लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखे हैं कि इनसाइड कनाडा में भी बहुत सारे लोग पीआर लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं। पीआर क्या होती है, परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा, कि आप परमानेंटली कनाडा में रह सको। उसके बहुत सारे आपको फायदे होते हैं। एक तो आप ऑल ओवर कनाडा में कहीं भी काम कर सकते हो। अब आपका ये भी यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, जो लोग पूछते हैं कि लेट्स से अगर मैंने अपनी पीआर जो है किसी और प्रोविंस से ली है, मतलब लेट्स से अल्बर्टा से ली है, अब क्या मैं ओंटारियो में मूव करके ओंटारियो में काम कर सकता हूँ? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप डेफिनेटली काम कर सकते हो ओंटारियो में। क्योंकि पीआर एक प्रिविलेज है आपके पास। आप जब आपके पास पीआर है तो आप ऑल ओवर कनाडा कहीं पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये फायदा है। उसके बाद आपको पूरे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, आप घर बाय कर सकते हो, आपको लोन मिल जाता है, आप बिजनेस का कर सकते हो। क्योंकि आप वैसे तो बिजनेस वर्क परमिट पे भी कर सकते हो, बट जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस बंदा होगा वो कम टैक्सेस पे करता है एज कंपेरेटिवली जो यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंस है। ठीक है, तो उस फेज में भी आपकी मतलब चीजें अच्छी रहती है। और आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है, वो तो वैसे वर्क परमिट में भी बन जाता है, बट कई प्रोविंसेस हैं जहां पे नहीं बनता। ठीक, वर्क परमिट पे सिर्फ पीआर पे ही बनता है, तो वो चीज है। अब पीआर के प्रोसेस क्या होता है, अगर लेट्स से पहले बात कर लेते हैं, अगर आप इनसाइड कनाडा, सिंपल सिंपल प्रोसेस रहता है। आप लेट्स से मोस्टली जो केसेस होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, उनकी ही पहले बात करते हैं। लेट्स से आप कनाडा आए हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप डिप्लोमा, कोई भी मोस्टली जाता है डिप्लोमा कोर्सेज ही लेके आते हैं लोग। क्योंकि अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मतलब अनएक्सपेक्टेड होती है। मैं अभी रिसेंटली चेक कर रही थी किसी मतलब कॉलेज के लिए। और हाँ, पीआर का आपको ये भी फायदा रहता है कि अगर आप पीआर के बाद अपनी स्टडी कनाडा करना चाहते हो तो आपकी फीस बहुत कम हो जाती है। मतलब लेट्स से एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप पर सेमेस्टर 8,000 पे कर रहे थे, तो जब आपकी पीआर हो जाती है उसके बाद आप ऑलमोस्ट 3,000 टू 3,500 मतलब 3,500 के आसपास आप पे करते हो पर सेमेस्टर। तो मतलब जो कि आपकी एक सेमेस्टर की फीस रहती है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो आपकी 2 सेमेस्टर की फीस बन जाती है। बहुत मतलब 50% का डिफरेंस पड़ता है, बहुत ज्यादा फीस आपकी कम हो जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट है।
अब मैं चेक कर रही थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेट्स से अगर कोई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई कोर्स करता है, 4 ईयर का मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री करता है, तो उसकी फीस रहती है $20,000 के आसपास पर ईयर, मतलब $10,000 पर ईयर की 20,000 के आसपास रहती है। और वहीं पे एक डोमेस्टिक स्टूडेंट जो कि यहाँ का पीआर है, उसको फीस रहती है $8,000 to 9,000 पर ईयर, मतलब 2 सेमेस्टर की। कनाडा में जो सेमेस्टर होते हैं वो 4 मंथ के रहते हैं, तो मतलब 8 महीने में, बोलने को वो 1 साल होता है, बट 8 महीने में आप पूरा 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो। तो लेट्स से आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, आपने अपनी स्टडी खत्म करी, यहाँ पे स्टडी के लिए मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप स्टूडेंट आते हो तो मेक श्योर करा करो कि आप 2 साल का कोर्स लेके आओ। मैं 2 साल का कोर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप 2 साल का कोर्स लेके आते हो तो आपको वर्क परमिट जो है वो 3 साल का मिलता है। जब आप 1 साल की स्टडी लेके आते हो तो आपको वर्क परमिट 1 ही साल का मिलता है। 1 साल, कई लोग अब मैसेज करते हैं कि क्या मैम 1 साल की स्टडी सफिशिएंट है। मैं नहीं बोलूंगी, आई वुड नेवर प्रेफर एनीबडी टू टेक 1 ईयर कोर्स, क्योंकि 1 साल के स्टडी में आपकी पीआर होने को हो भी जाती है, बट आपके दिमाग पे ना तलवार लटकती रहती है कि यार मेरा 1 साल का ही वर्क परमिट है, या फिर जब आप, क्योंकि आपको 1-2 महीने तो आपकी जॉब फाइंड करने में ही लग जाते हैं, ठीक है आपको, क्योंकि नॉक डिपेंड करता है आप किस प्रोविंस में अपनी पीआर लेने के लिए जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल लेवल की जॉब फाइंड करना, या फिर नॉन स्किल्ड, मतलब कोई भी जॉब फाइंड करना जो आपकी पीआर में हेल्प हो, तो फिर उसमें भी लग जाते हैं। लेट्स से आपका 1 साल का वर्क परमिट है, 2-3 महीने आपके निकल गए जॉब फाइंड करने में, अब पीछे बचे आपके 8 महीने। अब 2 तरीके से पीआर होती है, एक्सप्रेस एंट्री से या पीएनपी। पीएनपी क्या है? प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। एक्सप्रेस एंट्री क्या है? एक्सप्रेस एंट्री भी एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंडर आप अपनी पीआर मतलब की परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल डालते हो। उसमें फिर आपको एक कट ऑफ निकलता है, कट ऑफ के बेसिस पे अगर आपके पॉइंट्स उस कट ऑफ के ऊपर हैं तो आपको इन्विटेशन आ जाता है कि आप अपनी पीआर की फाइल जो है, इन्विटेशन मतलब आ जाता है, अप्लाई कर सकते हो। देन आप अपनी पीआर की फाइल जो है उनको पेपर वर्क सारे भेजते हो तो आपकी अप्लाई हो जाती है। बट दूसरे सिनेरियो में अब पॉइंट्स का ही मेन चक्कर रहता है, पॉइंट्स नहीं बन रहे होते, इसीलिए लोगों को पीएनपी लेनी होती है, जो कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसके अंडर कोई प्रोविंसेस, अगर आप उस प्रोविंस में पॉपुलेशन अगर उस प्रोविंस में कम है तो वो प्रोविंस ज्यादातर लोगों को पीआर लेने में हेल्प करती है, मतलब कि वो आपको नॉमिनेट करती है बाय द गवर्नमेंट, तो कि आपको 600 पॉइंट जो है सीआरएस स्कोर मिल जाते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर। जब आपको वो 600 पॉइंट मिल जाते हैं, फिर आपके जो पॉइंट्स हैं जो कि आपके बन रहे थे वो पॉइंट्स और आपके 600 पॉइंट्स वो ऐड अप हो जाते हैं आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में, तब आपकी पीआर जो डेफिनेटली हो ही जाती है। ये तो एक सिंपल तरीका था। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट, बहुत ध्यान देने वाला ये पॉइंट है कि जो मैंने आपको बोला कि आप अपनी जो स्टडी है 2 साल की लेके आया करो, क्योंकि आप जब लेट्स से एक्सप्रेस एंट्री की हम बात कर रहे थे, तो अगर आपको जो सीईसी होती है, मतलब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री के अंडर प्रोफाइल बना रहे हो तो आपको कंप्लीट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। कंप्लीट 1 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद आपके पॉइंट ऑन एन एवरेज, अगर आपने 12th करी है तो 380-90 के आसपास बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके आइल्स के बैंड कितने आते हैं। अगर आइल्स के बैंड ज्यादा आ रहे हैं तो 410 के आसपास भी बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपको क्या रहता है कि अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, अब यहाँ पे अगर आपके पास 1 ही साल का वर्क परमिट है तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री की आपकी मतलब बात ही खत्म होगी, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री को बनाने के लिए ही, क्रिएट करने के लिए प्रोफाइल ही आपको कंप्लीट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब आप खुद देख लो, आपके पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो चुकी हैं। उसमें लेट्स से कोई एम्प्लॉयर तंग कर रहा है, आपको जॉब भी चेंज करनी है, आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपके सिर पे तलवार लटक रही है कि आपका वर्क परमिट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज हो गई, तो आप मतलब मेक श्योर कि 2 साल का प्रोग्राम लेके आओ, ताकि आपके पास सफिशिएंट मतलब 3 साल का वर्क परमिट हो, ताकि आप अपनी आराम से, अगर 2-4 महीने जॉब फाइंड करने में लग भी जाते हैं तो आप अपनी जॉब फाइंड कर सको, ठीक है। अब ये तो सिंपल तरीका था कि जो स्टूडेंट आते हैं वो ऐसे पीआर लेते हैं, ठीक है। पीएनपी प्रोग्राम्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी साइड, जो लोग आउट ऑफ कनाडा से अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स से कई लोग मैसेज करते हैं कि मेरे पास, मैंने ये स्टडी करी हुई है इंडिया से, और मेरे पास इंडिया से यहाँ का एक्सपीरियंस है, जहाँ पाकिस्तान से एक्सपीरियंस है, कहीं से भी एक्सपीरियंस है, तो वो लोग बात करते हैं कि मैं यहाँ से डायरेक्टली एज ए पीआर आना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए भी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम ही है,
बट डेफिनेटली आपको आइल्स देनी ही पड़ेगी। आपकी एक्सपीरियंस लेटर जहां पे भी आप काम करते हो, आपका आइल्स और आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी सब कुछ चाहिए। स्टडी के लिए आपको एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ चीजों को कि अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, अगर तो आपकी जो फाइल रहती है वो फेडरल स्किल्ड वर्कर में लगती है। फेडरल स्किल्ड वर्कर मतलब आउटसाइड फॉरेन वर्कर एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब आउटसाइड कनाडा का एक्सपीरियंस। तो उसके अंडर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो। वहां पे जब सिंपल होता वो एक्सप्रेस एंट्री की ही प्रोफाइल है, जब आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर 3 ऑप्शन आती है, फेडरल स्किल्ड वर्कर, एक्सप्रेस एंट्री सीईसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड ट्रेड। जब आप अपनी चीजें डालते हो, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एंड में बता देता है कि यू आर एलिजिबल फॉर फेडरल स्किल्ड वर्कर, या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, या फिर आपकी फेडरल स्किल्ड ट्रेड। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके भी सेम प्रोसेस चलता है। आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करी, आपका फेडरल स्किल्ड वर्कर में वहां पे लिख के आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल अंडर द फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद आपकी भी सारी गेम घूमती है इर्द गिर्द CRS स्कोर के। लेट्स से आपके पॉइंट बन रहे हैं 480, जो कि आजकल कई बार क्या होता है, एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ भी बहुत अलग तरीके से निकलते हैं। अब जैसे ऑक्यूपेशन बेस्ड भी निकलेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग इंडिया में हैं या फिर कहीं भी हैं, आउटसाइड कनाडा से हैं चाहे इनसाइड कनाडा से हैं, आपके अगर मतलब कोई ऑक्यूपेशन आपकी IT में है, मैथ्स में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन चीजों में है, या फिर आपका और क्या निकला था, हेल्थ केयर में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है। अब उसमें क्या आया था, जो कि नए प्रोग्राम आए थे कि अगर आपकी मतलब एक्सप्रेस एंट्री के अंडर तो डेफिनेटली एलिजिबल होने ही चाहिए। ठीक है, अब लोगों को कंफ्यूजन थी इस बात की, एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, नॉक 0AB मतलब कि स्किल लेवल जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए टू मेक और टू क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। अब उसमें क्या था कि हेल्थ केयर में क्या था कि अगर आपने हेल्थ केयर में 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंडर इस ऑक्यूपेशन के अंडर अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपको इनविटेशन आ सकता है। अगर आपने उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर लेट्स से आप पहले कुछ और करते थे, मतलब पहले हेल्थ केयर में थे, 6-7 महीने काम किया था हेल्थ केयर में, बट देन आपने अपनी ऑक्यूपेशन चेंज कर ली थी, अब किसी और ऑक्यूपेशन में हो, तो उनके वहां पे कहने का यही मतलब था कि अगर आपके पास 6 मंथ का हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस है या फिर IT में एक्सपीरियंस है, देन आप ऑक्यूपेशन बेस्ड में भी आ सकते हो। बट उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उसके अंडर अपना अप्लाई, मतलब आपने उसमें अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जब क्रिएट करी उसमें अपना लिखा हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है आपके लिए। आपके जो पॉइंट फिर बनते हैं, अब के जो आपके पॉइंट बनते हैं, फिर उस पॉइंट के बेसिस पे आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग इनविटेशन आ जाता है, डजंट मैटर आप कहाँ पे हो। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बात तो वही है कि PR के मतलब पॉइंट नहीं बन रहा है, फिर हम क्या कर सकते हैं जो लोग आउटसाइड कनाडा से हो। अब किसी ने मैसेज भी किया था कि उसके लिए तो मैम आप ये बताते रहते हो, उसके लिए एम्प्लॉयर चाहिए। भाई मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ, जो भी मैं आपको PNP प्रोग्राम भी शेयर करती हूँ, मैं आपको यही बताती हूँ कि आपको अगर आप आउटसाइड कनाडा हो चाहे आप इनसाइड भी कनाडा हो, भाई आपके पास जॉब होनी बहुत जरूरी है। आप अगर कोई PNP अप्लाई मतलब PNP अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए उस प्रोविंस में पर्टिकुलर आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको जॉब ऑफर लेटर दे। जो लोग कनाडा में हैं उनको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर चाहिए, लेटर चाहिए, बट जो लोग आउटसाइड कनाडा से हैं उनको पूरी LMIA चाहिए होती है। मतलब आपके जॉब ऑफर लेटर का मतलब ही ये होता है कि LMIA चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉयर आउटसाइड कनाडा से वर्कर हायर ही नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो LMIA अप्रूव कराए। ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कनाडा से होती है, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके लिए रहता है। फिर अगर आपके पॉइंट नहीं बन रहे, देन अगेन आपको LMIA ढूंढनी पड़ती है, एम्प्लॉयर ढूंढने पड़ते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करके बातचीत करके। अब किसी ने रीसेंट मैसेज कमेंट किया था, मैं कमेंट बताना नहीं चाहती क्योंकि मैं आई डोंट केयर कि को लोग क्या मैसेज करते हैं। ठीक है, बट किसी ने कमेंट किया था, मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनली खुद देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने खुद एम्प्लॉयर फाइंड किए हैं और खुद जॉब्स यहाँ पे ली है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सोच रखा है ना कि आपने आना है, तो जो बंदा कुछ करता है ना, मतलब करने की ठान लेता है, तो वो कर ही लेता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर फाइंड करने की बात आती है तो एम्प्लॉयर भी फाइंड कर ही लेते हैं। वो कई लोग हाँ नहीं एफर्ट करना चाहते इतने, वो कहते हैं कि हम पैसे दे देंगे, इट्स ओके, हमने इतने एफर्ट नहीं करने।
फिर वो लोग पैसे देके एम्प्लॉयर फाइंड करवाते हैं, जो कि एजेंट्स वगैरह करवाते हैं। बट एलएमआईए के चार्जेस आजकल 35 से $40,000 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे मोटे मोटे प्रोसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आई होप मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ जानने को मिला होगा, बेसिक चीजें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।